एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा भी छाया था। पप्पू उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक था। पप्पू रोज की तरह ही उस दिन अपना काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगा। रास्ते में उसे बाजार से कुछ सामान भी लेना था, तो वो और साथियों से अलग हो गया। उसने घर की कुछ जरूरत का सामान लिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसे आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। ये सब लेकर घर पहुंचने में काफी समय लग जाएगा। फिर यही सोचकर क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उसने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा ली। समय रात के 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उसकी गाड़ी के आगे एक औरत जोर जोर से रो रही थी। उसने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उसे लगा कि कोई मजदूर की पत्नी होगी जो नाराज होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उसने उससे पूछा, यहाँ जंगल में तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और जोर जोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हो सी सिसकियां गूंज रही थी। तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। तब पप्पू ने कहा, ये जंगल सभी जंगली जानवरों से भरा हुआ है। रात भर यहाँ मत रुकना। चलो आज मेरे घर चलो। रात को मेरे घर पे सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह होते ही अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर में माँ कब से पप्पू की राह देख रही थी। गाड़ी रुकते ही माँ ने पूछा, बेटा पप्पू, आज तो बहुत देर हो गई। तब पप्पू ने सारी बातें माँ को बताई और कहा, आज इससे खाना बनवा लो। कल ये अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसलिए मैं इसे अपने घर ले आया। देखो, आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। पर माँ को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं ये चोर तो नहीं है। रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही चुरा कर ना ले जाए। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहां से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 10 मिनट में रसोई में उसे देखने चली गई कि वो कर क्या रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहां पहुंची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। माँ ने बहुत जोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियां ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा,
तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। और माँ जल्दी से चूल्हा जलाने की तैयारियां करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा भी देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर माँ बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ जरूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाने में ही ठीक है, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहां से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों के कमरे में, कभी बाहर, सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और माँ तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। जैसे ही माँ रसोई घर में पहुंची तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जाए ना उनसे पीछे जाया जा रहा था। उनके दिल की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोई में बैठकर सारी कच्ची मछलियां खा रही थी। सारी रसोई में मछलियां और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतर पड़ा था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। वो एक चुड़ैल थी। मछलियां खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और खुशी से कभी कभी वो आवाजें भी निकाल रही थी। रसोई के पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान न पहुंच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक माँ आगे बढ़ी। उस चुड़ैल की नजर भी माँ पर पड़ चुकी थी। वो भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही जलता हुआ कोयला जोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाजें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाजें बाहर भी जा रही थी। पड़ोसी भी रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से हूं हूं की आवाज निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी। माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी, लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे। काफी लोगों की भीड़ देखकर वो और भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को फैलती हुई देख वो बाहर जंगल की तरफ भाग गए और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। कुछ समय पहले की बात है। बेलापुर गांव के पास एक जंगल में एक छोटी सी गुफा थी।
उस गुफा के अंदर जो भी जाता वो कभी वापस नहीं आता। एक दिन की बात है, हरिया नाम का एक व्यक्ति जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वहां हिरन आ जाता है। हिरन को देख हरिया हिरन को पकड़ने उसके पीछे दौड़ने लगता है। हिरन दौड़ते दौड़ते उसी गुफा में जा पहुंचता है जहां लोग जाने से डरते हैं। हरिया गुफा के बाहर खड़ा होके कहता है, अरे ये तो वही खौफनाक गुफा है जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। हरिया डर से गुफा के अंदर ना जाके जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ने लगता है। और ये बात घर जाके अपनी पत्नी को बताता है। बिमला, आज मैं बाल बाल बच गया। आज मैं उसी खूनी गुफा के पास चला गया था जिसमें जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। अरे बाप रे, आप वहां फिर कभी नहीं जाना। आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? बिमला और हरिया उस रात बड़े डरे हुए से थे। बिमला भगवान का शुक्रिया करती है कि आज उसके पति की जान बच गई। अगले दिन हरिया और किशन दोनों जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। हरिया और किशन जंगल में लकड़ी काट ही रहे होते हैं, तभी वहां वही हिरन फिर से आ जाता है। किशन हरिया को कहता है, अरे हरिया, देखो कितना सुंदर हिरन, चलो पकड़ते हैं। नहीं किशन नहीं, इस हिरन को नहीं पकड़ना। हिरन दौड़ने लगता है और किशन हरिया की बात ना मानते हुए हिरन के पीछे दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते किशन उस खूनी गुफा के सामने आ जाता है। हिरन गुफा के अंदर चला जाता है। किशन गुफा पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। उधर हरिया जंगल में किशन का इंतजार करता रहता है। ये किशन अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वो उसी खूनी गुफा में तो नहीं चला गया? चलो चल के देखता हूँ। हरिया किशन को जंगल में ढूंढने निकल पड़ता है। हरिया किशन को ढूंढते ढूंढते गुफा के बाहर आ जाता है। हरिया किशन के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हरिया को किशन नीचे पड़ा हुआ मिलता है। हरिया देखता है भूत ने किशन के शरीर को पूरी तरह से खाया हुआ था। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे भाई जैसे दोस्त को भूत ने मार दिया। मैंने किशन को पहले ही समझाया था, इस हिरन के पीछे मत भाग, लेकिन इसने मेरी एक नहीं मानी। हरिया तुरंत वहां से गांव की ओर भागता हुआ जाता है और हरिया गांव वालों से किशन के मरने की खबर बताता है। गांव वालों, मेरे भाई जैसे दोस्त को आज भूत ने मार डाला। क्या कह रहे हो तुम? हरिया, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। किशन को उसी गुफा वाले भूत ने मार दिया। उसके बाद सभी गांव वाले उस भूत को भगाने की योजना बनाते हैं। गांव वाले बाबा के पास जाते हैं और बाबा से भूत को भगाने की बात करते हैं। बाबा कहते हैं, वो शैतान भूखा है, इसलिए उसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। हर रोज रात को किसी भी एक परिवार से
शैतान के लिए गुफा के बाहर उसका पसंदीदा भोजन रख के आना होगा, तभी वो शैतान लोगों को मारना बंद करेगा। बाबा की बात सुनते ही सभी लोग आपस में तय करते हैं कि बारी बारी सब लोग भूत के लिए उसका पसंदीदा भोजन गुफा के बाहर रख कर आएंगे। सब गांव वाले बारी बारी गुफा के बाहर भूत के लिए भोजन रख कर आने लगे। उसके बाद गांव का कोई भी व्यक्ति अगर जंगल में गुफा के अंदर भी जाता तो वो सही सलामत वापस भी आ जाता था। एक गांव में किशन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो बचपन से ही हर काम में कमजोर था। गांव के लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते थे, खासकर तब जब बगीचे में आम लेने जाते थे। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बगीचे में गया और उसके दोस्त बोले, अरे किशन, आम तोड़ने आया है या जामुन? मैं दोनों तोड़ने आया हूँ। एक तो टूटता नहीं, तू दोनों तोड़ेगा? माँ ने कहा है दोनों तोड़कर लाना। तेरा निशाना कभी लगा भी है जो आज लगेगा? मैं दिखाता हूँ निशाना कैसे लगता है। उसके दोस्त ने अपने निशाने से एक आम गिरा दिया और उसे किशन ने उठा लिया। तभी उसके दोस्त बोले, ये मेरा आम है, तू इसको कैसे ले सकता है? ये मेरे पेड़ हैं, इसे मैं ही लूंगा। और उसके दोस्त उससे झगड़कर आम ले लेते हैं। किशन घर आकर अपनी माँ से ये सब बताता है तो उसकी माँ उसे लेकर गांव की मुखिया से इस बात की शिकायत करती है। मुखिया जी ने उसे इस बात से इनकार कर दिया कि वो आम किशन का है। अगर किशन को आम चाहिए तो उसे भी निशाना लगाना सीखना होगा। किशन की माँ गुस्सा होकर वहाँ से चली आई और किशन अपनी माँ को पुकारता रहा। किशन की माँ ने किशन को बगीचे में निशाना लगाना सीखने को कहा। माँ गुस्से से वहाँ से चली जाती है और किशन बगिया की ओर जाता है, ये सोचते हुए कि ये कमबख्त मेरा निशाना क्यों नहीं लगता। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं तो वो देखता है कि बाबा के सिर पर एक सांप है, तो वो अपने निशाने से सांप को गिरा देता है और बाबा से कहता है, बाबा, ये सांप आपके सर पर था, इसलिए मैंने इसको गिरा दिया। बेटा, तुमने बड़े ही अचूक तरीके से सांप को मारा है। इसी निशाने से तो मैं परेशान हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरा निशाना कहीं नहीं लगा। पता नहीं यहाँ कैसे लग गया। मेरे गांव के लोग मेरी बगिया से आम तोड़ ले जाते हैं, मैं नहीं तोड़ पाता क्योंकि मेरा निशाना नहीं लगता। अगर मैं शिकायत करता हूँ तो मेरी माँ को गांव वाले भला बुरा सुनाते हैं। इस पर बाबा कहते हैं, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी नजर में दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज तुम ही हो। लोगों की नजर में निशानेबाज बनने के लिए लो, इस पत्थर से निशाना लगाओ। बाबा, इतने छोटे से पत्थर से निशाना कैसे लगेगा? ये आम पत्थर नहीं बेटा, ये जादुई पत्थर है। तुम इससे जिस पर चाहे उस पर निशाना लगा सकते हो, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुपा हो। फिर वो पत्थर लेकर किशन आम के बगीचे में जाता है और कहता है,
सारे आम नीचे गिर जाएं, ये कहकर पत्थर फेंकता है और सारे आम नीचे गिर जाते हैं। वो सारे आम और जामुन लेकर आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में वो सारे आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, क्यों बे, हमारे तोड़े हुए आम बीन कर कहाँ ले जा रहा है? नहीं, ये आम मैंने खुद ही तोड़े हैं। उनको इस बात का विश्वास नहीं होता है और वो उसे फिर से निशाना लगाने को कहते हैं। किशन गुस्से में आकर उन तीनों पर पत्थर से निशाना लगाकर उनका सर फोड़ देता है। वो भाग जाते हैं और किशन सारे आम अपनी माँ को दे देता है। उसकी माँ को यकीन नहीं आता है। तभी मुखिया जी कुछ गांव वालों को लेकर वहां आ जाता है और किशन को मारने का आदेश देता है। तभी किशन की माँ कहती है, अरे रुको, क्या किया है मेरे बेटे ने? इसने मेरे बेटे और उनके दोस्तों का सर फोड़ दिया है। नहीं नहीं, ये कैसे फोड़ सकता है? अभी हम बताते हैं कि कैसे फोड़ सकता है। देख क्या रहे हो, इसका भी सर फोड़ दो। उसकी माँ उनसे माफी मांगती है। छोड़ दो मेरे बेटे को। किशन अपने उस पत्थर से उन सभी का सर फोड़ देता है और इस घटना के बाद किशन की गांव में धाक बन जाती है और कोई भी किशन से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सब लोग किशन से डरने लगे। इसी डर की वजह से पूरा गांव उनसे बात करना छोड़ देता है। एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है, किशन बेटे, ये जादुई पत्थर फेंक दो। इसकी वजह से पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया है। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। माँ, पहले भी हमसे कौन रिश्ता रखना चाहता था? कम से कम गांव की औरतें मेरे साथ उठती बैठती तो थी, पर अब कोई बात तक नहीं करता। ठीक है, मैं इस पत्थर को फेंक आता हूँ। जैसे ही वो पत्थर फेंकने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि सारा गांव इधर उधर भाग रहा है। सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तभी एक गांव वाला कहता है, भागो, टिड्डा हमारे खेतों को तबाह कर देगा। हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं हम उनको मार सकते हैं, ना उनको भगा सकते हैं। मुखिया जी, हम उनका कुछ नहीं कर सकते। तभी किशन कहता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे रहते हमारे गांव की फसल बर्बाद नहीं हो सकती। किशन पत्थर से कहता है कि सारी टिड्डियों को मार मार के भगा दो। इस तरह उन टिड्डियों से किशन गांव की सारी फसल बचा लेता है और सभी लोग किशन पर बहुत खुश होते हैं और मुखिया जी किशन को गांव के जवानों का मुखिया घोषित कर देते हैं। सभी लोग उसके साथ प्रेम के साथ रहने लगते हैं।